एक लड़का जो होता था अपने कॉलेज से गायब रहा करता था। जब वो गायब रहा करता था तो उसके गायब होने से जहाँ वो वहाँ के प्रोफेसर थे वे परेशान हो जाते थे, क्योंकि वो लड़का जो होता है जिसका नाम समीर होता है, वो समीर जो होता है पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होता है। उसकी एक दोस्त होती है, बहुत ही करीब दोस्त होती है, जिसका नाम काव्या होता है। काव्या भी परेशान हो जाया करती थी जब समीर कई कई दिन तक कॉलेज नहीं आया करता था। तभी काव्या उससे एक दिन पूछती है और कहती है कि तुम इतने दिन कॉलेज से क्यों गायब हो जाते हो और तुम कॉलेज में क्यों नहीं आते हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। लेकिन समीर जो होता है उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन समीर की जब चुप्पी टूटती है तो वो उसको ही नहीं, यानी कि उसको ही बर्बाद नहीं करती, उसके साथ साथ कई ऐसी जिंदगियां बर्बाद कर देती है और एक की मौत भी हो जाती है। आखिरकार ऐसा क्या होता है, जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है शामली और यहीं का एक थाना लगता है कोतवाली नगर, और इसी थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला आता था दयानंद नगर। दयानंद नगर में दरअसल 7 अप्रैल सन 2018 को 9 या 9:30 का रात का वक्त रहा होगा। तभी एक व्यक्ति जो होता है वहाँ से गुजर रहा होता है रास्ते से। वो देखता है कि एक व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ है। तभी अपने फ़ोन की टॉर्च जलाता है। जब टॉर्च जलाता है तो उसकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो व्यक्ति जो है खून से लथपथ है और ऐसा लग रहा है कि उसमें गोली लगी हुई है। तभी वो व्यक्ति जो होता है पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भेजते हैं। हॉस्पिटल भेजने के बाद उस व्यक्ति का एक आई कार्ड होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, उसका नाम लिखा हुआ होता है राकेश रुहेला। अब राकेश रुहेला का जब एड्रेस भी लिखा हुआ होता है, राकेश रुहेला जो का घर जो होता है वो महज उससे 100 मीटर दूरी पर होता है। तभी उसकी पत्नी और उसके बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है। उसकी पत्नी होती है, एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। वे रोते हुए आते हैं। उसकी पत्नी जो होती है बात कह रही होती है कि मेरे पति को क्या हुआ। उसके बच्चे जो होते हैं वे कह रहे होते हैं कि मेरे पापा को क्या हुआ। पुलिस वाले जो होते हैं उनसे पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि इस टाइम ये यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो घर वाले होते हैं बताते हैं कि राकेश रुहेला जो होता है ये दिल्ली का सादरा में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जॉब करता था, मतलब कि लैब टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में जॉब करता था, काम करता था। और वहाँ से इस घर से सुबह 7 बजे चला जाया करता था और शाम में 7 या 8 के करीब अपने घर आ जाया करता था। लेकिन आज इतनी लेट तक अपने घर नहीं आया था। हमें भी टेंशन हो रही थी, हमने सोचा कि आ जाएगा। पुलिस वाले जो होते हैं जब उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चल जाता है कि राकेश रुहेला को जो गोली लगी है बहुत करीब से लगी, यानी कि बहुत पास से लगी है। पुलिस वालों को ये केस जो होता बहुत जल्द से जल्द सुलझाना था, क्योंकि वहाँ के जो पब्लिक थी, यानी कि वहाँ के जो मोहल्ले के लोग थे, उन्होंने बहुत हंगामा कर रखा था। वे राकेश रुहेला की जो डेड बॉडी होती है उसे भी नहीं उठाने दे रहे थे। लेकिन पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। अब उन्हें ये पता लगाना था कि इसके साथ ऐसा किसने किया है। लेकिन जैसे ही वे पता लगाने की कोशिश कर रहे थे तो लोग जो होते हैं वे रोड की गाड़ियाँ रोकने लगते हैं। जब पुलिस वाले जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर ये लोग ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे तो हम पर बहुत दबाव आएगा। वहाँ पर जो प्रभारी होते हैं वे बड़ी शिद्दत से काम कर रहे होते हैं। लेकिन वे देखते हैं कि किस टाइम ये आता था और किस टाइम ये जाता था, लेकिन वे इस चीज़ का पता नहीं लगा पाते। वे CDR भी निकलवाते हैं नंबर की, लेकिन उससे भी कुछ नहीं पता चलता। तभी सारे जो फ़ोन होते हैं वे भी CDR पर लगे हुए थे। जब व्यापारी यानी कि बहुत सारे लोग प्रदर्शन करने लगते हैं, लोग जाम इकट्ठा करने लगते हैं और रोडों पर बैठ जाते हैं, तो पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। जब प्रेशर आ जाता है तो वे जब पता नहीं लगा पाते। इस घटना को 7 अप्रैल से 12 अप्रैल गुजर जाते हैं, कई दिन गुजर जाते हैं। जब कई दिन गुजर जाते हैं और कोई पता नहीं पाता, कोई सुराग नहीं पाता, तभी जो इस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इस केस की, उनका नाम होता है अवनीश गौतम। अवनीश गौतम का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उनके ट्रांसफ़र कर देने के बाद वहाँ पर एक नया प्रभारी आता है जिनका नाम होता है जितेंद्र कार्ला। अब जितेंद्र जो होता है इंस्पेक्टर जो होते हैं इस केस को इनको सौंप दिया जाता है। इनको सौंप देने के बाद ये जो होते हैं जितेंद्र कार्ला जो होते हैं इस केस को जो जितने भी CCTV कैमरे होते हैं उस इलाके के वे पहले से आए हुए रखे थे, उनमें ध्यान से देखते हैं, उनकी जांच पड़ताल करने लगते हैं और वहाँ भी पूछने लगते हैं जहाँ पर वे काम क्या करते थे वहाँ पर भी जाकर पूछताछ करते हैं। वहाँ पर पूछताछ करने के बाद परिवार वालों से पूछताछ करते हैं। तभी सब जो होते हैं कहीं से सुराग नहीं पाता। जब कहीं से सुराग नहीं पाता और जो प्रदर्शन होता है वो लगातार होता रहता है, तभी जितेंद्र कार्ला जो होते हैं वे जो CCTV फोटोज़ होते हैं उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं और एक एक पहलू देखने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि जो जहाँ से वे आया करते थे रेलवे स्टेशन से, उनके घर की दूरी जो थी वो करीब थोड़ी सी 1.5 किलोमीटर थी। 1.5 किलोमीटर वे पैदल चल कर आया करते थे।
तभी वे जस्ट 8-7 दिन के वे देखने लगते हैं, फ़ोटोज़ देखने लगते हैं, सीसीटीवी फ़ोटोज़ देखने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि जब ये राकेश रुहेला जो होता है, जब अपने घर जा रहा होता है, तभी बाइक पर 2 लोग बैठे हुए होते हैं। वे लोग जो होते हैं उसके पीछे रहते हैं और 1 मिनट के लिए गायब हो जाता है राकेश रुहेला भी, और 1 मिनट के लिए भी बाइक वाले भी गायब हो जाते हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं उन बाइक वालों का फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद वहाँ पर आस-पास पूछताछ करने लगते हैं। तभी किराना की एक स्टोर की दुकान होती है, उससे पूछते हैं जाकर कि राकेश रुहेला तुम्हारे पास आया था क्या? कि वो बताता है कि हाँ साहब आया था और उसने मुझसे कुछ सामान खरीदा था। तभी वे एक फ़ोटो दिखाते हैं जो सीसीटीवी फ़ोटोज़ निकाले थे उन्होंने। कहते हैं कि क्या तुम इन लड़कों को पहचानते हो? तो जो दुकान वाला होता है वो कहता है कि साहब मैं इसे नहीं पहचानता, लेकिन हाँ इसके पीछे जो बैठा है मैं इसे ज़रूर पहचानता हूँ। इसका नाम विशाल है और विशाल और कोई नहीं राकेश रुहेला का बेटा है। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो वे सोचने लगते हैं कि राकेश रुहेला का बेटा इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहा था जिस टाइम उसके पिता की मृत्यु हुई। पुलिस वाले जो होते हैं यानी कि जितेंद्र काले जो होते हैं, जाते हैं उनके घर। घर जाने के बाद ये विशाल को उठा कर लेकर आते हैं। विशाल से पूछताछ करने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम उस टाइम पर वहाँ पर क्या कर रहे थे जब तुम्हारे पिता की वहाँ पर मृत्यु हुई है। विशाल जो होता है बताता है कि साहब मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी वहाँ पर थे, मुझे मेरी माँ ने दूध लेने के लिए भेजा था और इत्तेफाक से मुझे ये जो मेरे आगे बैठा हुआ है समीर, ये मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है जिसका नाम काव्या है, काव्या का बॉयफ्रेंड है। और ये मुझे जब रास्ते में मिल गया था तब मैं इसके साथ चला गया दूध लेने के लिए और मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मुझे पता है कि मेरे पिताजी वहाँ पर थे। पुलिस वालों को ये पता लगता है कि काव्या का बॉयफ्रेंड समीर है, यानी कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है ये। तभी वे समीर को उठा कर लेकर आते हैं। समीर को उठा कर लेकर आने के बाद उससे पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने राकेश रुहेला को क्यों मारा? तो समीर जो होता है पहले तो इधर उधर की बातें बनाने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता। और मैं पुलिस वाले जो होते हैं उस पर ज़्यादा दबाव डालते हैं। दबाव डालने के बाद तो समीर जो होता है बताता है कि मुझे नहीं पता और ना ही मैंने मारा है, हाँ शूटरों ने मारा है और ये इस काम के लिए पैसे काव्या ने देते और इनकी बेटी ने ये सब करवाया है। पुलिस वालों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये घर में हो तो हो क्या रहा है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं समीर से छोड़कर वे काव्या के पास जाते हैं, काव्या को उठा कर लेकर आते हैं। काव्या जो होती है पहले तो इधर उधर की बातें बनाने लगती है, लेकिन जब पुलिस वाले उस पर ज़्यादा दबाव डालते हैं और उससे ज़्यादा सख्ती से पूछताछ करते हैं तो काव्या टूट जाती है और टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। काव्या जो होती है बताती है कि मैं समीर से बहुत प्यार करती थी और मैं समीर के साथ पढ़ती थी। ये बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होती है और ये जो समीर होता है ये भी बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है। ये क्लासमेट होते हैं और एक कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों अलग अलग जगह जाकर संबंध भी बनाया करते थे। जब शारीरिक संबंध बनाया करते तभी एक दिन हम ओयो में से निकल रहे होते हैं। जब ओयो होटल में से निकल रहे होते हैं तभी मेरा पिता जो होता है राकेश रुहेला वो हमें देख लेता है। देख लेने के बाद वो पहले समीर को मारता है, समीर को मारने के बाद वो फिर मुझे मारता है। मारने के बाद जब वो मुझे घर पर ले जाता है तो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम मुझसे आज के बाद नहीं मिलोगी। लेकिन मैं समीर से बहुत प्यार करती थी और मैं समीर के बिना रह नहीं सकती थी। अब इसी बीच राकेश रुहेला जो होता है आए दिन अपनी बेटी को कहता रहता था, उसे ताने देता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है राकेश रुहेला जो होता है अपने इंस्टीट्यूट से जल्दी आ जाता है, दोपहर के समय में आ जाता है। जब दोपहर के समय में आता है तो वो देखता है कि उसके घर से समीर निकल रहा होता है। वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी के साथ भी इसके साथ संबंध बन रहे हैं। तो वो अपनी पत्नी से जाकर कहता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम इस लड़के से शारीरिक संबंध बनाती हो, यानी कि इसके लड़के के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है, मैं सब कुछ जान गया हूँ। उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये राकेश रुहेला जो होता है ये सब कुछ कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ना ही मेरी बेटी काम की है और ना ही मेरी पत्नी काम की है, आखिरकार मेरे घर में ये चल क्या रहा है। अब आए दिन इनके घर में इसी बात को लेकर लड़ाई रहा करती थी। राकेश रुहेला जो होता था अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था और अपनी बेटी को कहा सुनी कहा करता था। अब ऐसा ही चल रहा था। जब ऐसा ही चल रहा था तो इसकी पत्नी जो होती है इसे समीर को घर पर बुला लिया करती थी। इसकी बेटी जो होती थी इसे भी घर पर बुला लेती थी। समीर जो होता था माँ बेटी दोनों से संबंध बनाता था, लेकिन काव्या को ये नहीं पता था कि इसके संबंध मेरी माँ से भी चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन राकेश रुहेला जो होता है अपने घर आता है, अपने घर से समीर को निकलते हुए देख लेता है तो मौके पर वहाँ पर वो भी पहुँच जाती है। काव्या जो होती है वो सोचने लगती है कि शायद समीर मेरे लिए आया था, तो अपनी माँ के पक्ष बचाव में बोलती है और कहती है कि माँ का कुछ नहीं है। लेकिन उसका पिता जो होता है वो समझ जाता है और उनके बीच ऐसा ही हो रहा था। उसकी माँ भी उससे समीर से संबंध बनाती थी, उसकी बेटी भी समीर से संबंध बनाती थी। काव्या जो होते हैं सोचने लगती है कि मेरे पिता मुझे समीर से नहीं मिलने देंगे और समीर से वो हद तक प्यार करने लगी थी कि वो समीर के बिना नहीं रह सकती थी। उनके बीच जो संबंध थे वे इस हद तक बन चुके थे, वो शायद प्यार नहीं एक अनैतिक संबंध बन चुके थे उनके बीच।
अभी एक दिन काव्या जो होती है समीर से कहती है जाकर कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मेरे पिता को तुम्हें हटाना होगा, मेरे पिता को तुम्हें मारना होगा। समीर जो होता है कहता है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया और ना ही मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, ना ही मेरे परिवार वालों ने ऐसा काम किया है। हाँ, लेकिन मैं इस काम के लिए कुछ लोगों को बुला सकता हूँ। तभी वो 2 लड़कों को लेकर आता है, उसके घर लेकर आता है। जब घर लेकर आता है तब इसकी माँ आ जाती है तो उसकी माँ देखती है कि उसकी माँ भी उस चीज़ में शामिल हो जाती है। अब इन दोनों माँ बेटियों को पता लग चुका था कि हम दोनों के जो संबंध है वे समीर से बन रहे हैं। तब ये एक ऐसा प्लान बनाते हैं, उस प्लान में जो 2 शूटर को बुलाते हैं, शूटर को बुलाने के बाद वे उन पत्नी का नाम जो होता है कृष्णा होता है, वो कहती है कि तुम्हें मेरे पति को मारना होगा। अपनी जिसकी बेटी जो होती है काव्या वो भी कहती है कि हाँ तुम्हें मेरे पिता को मारना होगा। शूटर जो होते हैं उनसे 5 लाख रुपए मांगते हैं और कहते हैं कि हमें 5 लाख रुपए चाहिए इस काम के लिए। लेकिन इनकी जो बेटी होती है यानी कि इनकी जो पत्नी होती है दोनों ये कहती हैं कि 5 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा है, इससे थोड़ा कम करो। लेकिन ये शूटर जो होते हैं तो ये कहते हैं कि हमें हथियार भी खरीदना है मारने के लिए, हम 5 लाख से कम नहीं लेंगे। तभी काव्या जो होती है अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद अपने पिता की रिवॉल्वर उठा कर लेकर आती है और कहती है कि तुम इससे मार देना और मार देने के बाद मुझे ये वापस कर देना, लेकिन हम 4 लाख रुपए देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। शूटर जो होते हैं मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुमने हमें गोली और बंदूक तो दे ही दिया, हम ये तुम्हारा काम कर देंगे। जैसे 7 अप्रैल का दिन आता है और इसके पिता राकेश रुहेला अपनी जॉब से वापस आ रहे होते हैं, अपने काम पे से वापस आ रहे होते हैं। तभी समीर और समीर का एक भाई होता है शादाब, वे दोनों उन शूटरों को इशारा करने वाले थे कि यही है वो व्यक्ति जिसे तुम्हें मारना है। हालांकि वे दिखा देते हैं अपने पिता की फ़ोटो, लेकिन वे वहीं पर उस वक्त मौजूद होते हैं। तभी विशाल जो होता है वो इत्तेफाक से वहाँ पर आ जाता है। उसकी माँ जो होती है उसे दूध लेने के लिए भेज देती है। जब दूध लेने के लिए भेज देती है और वो रास्ते में समीर को देखता है तो समीर की बाइक पर बैठ जाता है और उसे इस बात का नहीं पता था कि उसके पिता के साथ आज ये सब होने वाला है। और बाद में जब कार्रवाई होती है, कार्रवाई होने के बाद सब पता चल जाता है तो ये उसे नहीं पता था कि उसके पिता की आज मृत्यु हो जाएगी। अब इसमें समीर और शादाब और जो 2 शूटर होते हैं उनकी पत्नी और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने लेने के बाद इन दोनों को सबको जेल भेज दिया जाता है। सबको जेल भेज देने के बाद उसका जो बेटा होता है विशाल, वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ के इसके साथ संबंध चल रहे हैं। उसका बेटा जो होता है विशाल, वो बताता है कि हाँ मैं एक दिन स्कूल से जल्दी वापस आ जाता हूँ। जब जल्दी वापस आ जाता हूँ तो अपने घर में समीर को देख लेता है और अपनी माँ को देख लेता है। दोनों को देख लेने के बाद उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो और तुम्हें शक नहीं करना चाहिए, ये समीर जो होता है ये कुछ किताबें लेने के लिए आया हुआ था, तुम कुछ गलत मत समझना। तबकि विशाल जो होता है इन्हें कुछ ऐसी स्थिति में देख लेता है कि उसे समझ जाना चाहिए था कि इसके शारीरिक संबंध बन रहे हैं, उनके बीच अवैध संबंध चल रहे हैं। विशाल जो होता है वो सोचने लगता है कि काश मैंने उस टाइम पर सब कुछ समझ लिया होता और काश मैंने अपने पिता को सब कुछ बता दिया होता, तो काश मेरे पिता के साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। यहाँ पर विशाल जो होता है अपने आप को कोसने लगता है। यहाँ पर एक बेटी और एक पत्नी अपने पिता और अपने पति के साथ ऐसा करती है कि उसके जान ही ले लेती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सचेत करना था और आपको जागरूक करना था, आपको घटना के बारे में बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।